Hi guys, welcome back to my channel, and today we are going to discuss about the MSc entrance of 2022. So guys, as you all know कि एम्स एंट्रेंस जो है MSc की उसकी फॉर्म आ चुकी है और लास्ट डेट 14 मई है। ओके, तो बस 2 दिन बचे हैं आपके पास में। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अभी तक आप भर सकते हो जाके। और क्या क्या चीज़ें बेसिकली आपको माइंड करना है अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और क्या चेंजेस हैं 2021 से 2022 में, क्या चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन ने की हुई है जो आप फॉर्म भरने जा रहे हो उसमें, और क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखना है अगर फॉर्म भरने जा रहे हो, और क्या क्या स्टेप है और कितनी सीट्स है। और बहुत सारा कन्फ्यूज़न ये है कि जो डिफरेंट एम्स हैं वहाँ पर कितनी कितनी सीट है। तो मैं सबको कंपाइल करके आपको ये वीडियो ला रहा हूँ। और क्योंकि बहुत सारे मेल्स आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे कि प्लीज़ आप ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें कि सब कुछ क्लियर हो कि 2022 में क्या सिनेरियो है, तो वो सिनेरियो आज आपके वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो आप टकटकी लगा कर देखेंगे लास्ट तक और फिर आपको पता चलेगा कि इस बार जो है 2022 में क्या चेंजेस किए गए हैं और कैसे फॉर्म भरना है और क्या स्टेप है और कौन से कोर्स में बेसिकली आपको कितने स्कोप्स हैं। वो सारी चीज़ें तो आपको मैंने पहले डिस्कस कर लिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भी लिंक डाल दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेंजेस क्या है वो देखेंगे। जैसे आप अगर प्रॉस्पेक्टस में देखो तो जो कॉरिजेंडम आई हुई है, पहले क्या किया था इन्होंने, पहले किया था कि जो प्रॉस्पेक्टस दिए थे उसमें कुछ उन्होंने जो है चेंजेस किए थे क्राइटेरिया में। तो वो क्राइटेरिया बेसिकली क्या था कि बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स भी नहीं आ रहे थे एमएससी कोर्सेज़ के लिए। उन्होंने क्या किया हुआ था कि जो मेडिकल कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं, बैचलर्स डिग्री ली हुई है, वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, हमने बहुत स्ट्राइक्स के बाद में पता चला कि जो है ये गलत, मतलब ये मिस्टेक की गई थी उनके द्वारा। तो फिर उनको जो है चेंज करके फिर आपके पास में एक न्यू कॉरिजेंडम दिया, जो कॉरिजेंडम आपके सामने में है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो तो सेम टू सेम है जैसे पहले था, ठीक है। तो बीएससी किए बच्चे और वेटनरी पढ़े हुए, बीडीएस, एमबीबीएस सारे ही एलिजिबल है। लेकिन क्या है कि कोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होती है। जैसे आप बोल्ड में देखो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी सेंटर ऑफ 2A 2B 2C, तो वहाँ पे देखोगे तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में क्या किया है इन्होंने कि अगर आपको यहाँ पे है तो आपको एलाइड सब्जेक्ट में चलेगा। लेकिन अब अगर नेक्स्ट में जाके देखोगे आप, ये तो आपको पुराना वाला दिख रहा है, ठीक है, जो पहले वाला कॉरिजेंडम था ये। अब नेक्स्ट कॉरिजेंडम में देखना आप चेंजेस क्या क्या हैं। तो यहाँ पहले क्या था कि 2021 से उससे पहले क्या था कि अगर आपने किसी भी कॉलेज से, चाहे मेडिकल कॉलेज हो चाहे वो बेसिक साइंस कॉलेज हो, वहाँ से अगर आपने बीएससी डिग्री ली हुई है तो आप एलिजिबल हो, न्यूक्लियर मेडिसिन में भी, कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग में भी और इसमें भी। लेकिन अब क्या है, अगर आप 2022 में देखो तो जो कॉरिजेंडम आया हो, पहले तो स्टेप की बात कर लेते हैं कि स्टेप क्या क्या हैं और डेडलाइंस क्या हैं। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जो पार स्टार्ट हुआ था वो 27 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 14 मई तक चलेगा, सबको पता ही है। तो कल 5 बजे शाम तक आप भर सकते हो, ठीक है। अगर फ़ी पेमेंट नहीं की हुई है आपने तो फ़ी पेमेंट करके प्रिंट रिसीट करना है आपको और कोड जनरेट करना है। कोड जनरेट अगर नहीं कर पाते हो तो 27 मई तक लास्ट डेट है कोड जनरेट करने की। तो स्टेटस अपडेट अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है वो आपको 17 मई को पता चल जाएगा, है ना। और 17 मई से लेकर 20 मई के बीच में अगर आपको कोई करेक्शंस हैं तो वो आपको वहाँ पे डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करना है। और फाइनल स्टेटस जो है आपको 27 मई को पता चलेगा और 7 मई को जो है आपको प्रॉस्पेक्टस अपलोड कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें। अब आप नेक्स्ट ऑफ जनरेशन ऑफ कोड, तो ये RUC करके होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म भरने के बिल्कुल ड्यूरेशन में ही कह लो कि आप की फॉर्म जो है ये जनरेट कर सकते हो आप कोड। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो 27 मई तक आपको टाइम दिया जाता है कि 27 मई तक जो है आप फॉर्म से RUC जनरेट कर सकते हो, RUC ऑफ पार रजिस्ट्रेशन। ओके, पार का एक कोड होता है, जो कोड आपको मिलेगा वो कोड आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन में संभाल के रखना है। फिर वहीं से आप जो है लॉगिन करके फिर उसके बाद वो कोड डालने के बाद आगे प्रोसीड कर सकते हो, है ना। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका 7 मई से लेके फाइनल रजिस्ट्रेशन वो पेमेंट आपका जो है 7 मई से 27 मई तक आपका होगा। और उसके बाद में जो फाइनल स्टेटस है वो आपका 4 जून से लेके 4 जून को आपको फाइनल स्टेटस पता चल जाएगा, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ फाइनल रजिस्ट्रेशन का। तो फाइनल 2 स्टेप हैं, पहला तो पार है, सबको पता है। पार के बाद में फिर आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। तो जब आप पार कर लोगे तो पार के बाद में फाइनल रजिस्ट्रेशन करोगे RUC कोड के हेल्प से, तब जाके आपका फाइनल स्टेटस पता चलेगा 4 जून को। लेकिन पार का जो है कि पार आपका सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ या क्या स्टेटस है उसका, वो आपको पता चलेगा कब, 17 मई 2022 को, ठीक है। तब अब बात करते हैं हम कि अपलोड एडमिट कार्ड कब करेंगे, 13 जून को। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखोगे MSc एंड M बायोटेक, इन दोनों के डेट सेम है। लेकिन क्या है कि MSc को सुबह में हो कि M बायोटेक का एग्ज़ाम शाम में होगा। तो अब वो आपको देखना है। जैसे मान चलो कि 10:30 से अगर 11:30 तक इन्होंने
10:30 से 12 तक अगर इन्होंने टाइम रखा है, मान के चलो एमएससी कोर्सेज एग्ज़ाम का, और आपको अगर 2 से टाइम रखता है 3:30 तक का एम बायोटेक का, तो आपको बीच में 1.5 घंटे का टाइम मिल रहा है। 1.5 घंटे में आपको एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक पहुंचना है। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप एमएससी और एम बायोटेक के कोर्स को या अलग अलग फॉर्म भर सकते हो। तो बहुतों के दिमाग में ये होता है कि एमएससी और एम बायोटेक, जो बायोटेक और अदर एमएससीज, इनको साथ में भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों सेम डे में नहीं है, इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट में है। तो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में अगर आपको टाइम मिल रहा है 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का टाइम ऑलमोस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो 1.5 घंटे का अगर टाइम मिल रहा है आपको, तो उस 1.5 घंटे में एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक पहुँचते हो, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के आप दोनों के फॉर्म भरोगे। ऐसा नहीं कि आपने रिस्क लेना है अगर आप तो ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दिया भी है, अगर सेंटर में 1 घंटे के बीच में अगर आपके पास कार है या कुछ है तो आप उससे पहुंच सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि 1.5 घंटे में नहीं पहुंच पाएंगे दिल्ली। चलो अब बात करेंगे चेंजेस की। तो सबसे पहले चेंजेस आपको यहाँ पे ये मिलते हैं कि फर्स्ट पॉइंट देखो, कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग बैचलर डिग्री थ्रू डिस्टेंस लर्निंग। जो पहले था डिस्टेंस लर्निंग से अगर आप मान के चलो कि अगर आपने बीएससी की हुई है, जैसे SOL से करते हैं लोग, तो वो एलिजिबल नहीं होते हैं एम्स में एमएससी करने के लिए, चाहे एमएससी कर लो चाहे एम बायोटेक कर लो। दूसरी पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कैंडिडेट्स ऑब्टेन ट्रेनिंग और डिग्री फ्रॉम नॉन हॉस्पिटल बेस्ड इंस्टीट्यूट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एमएससी कोर्सेज। 3 में देखो, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी एंड कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग। तो इन 3 कोर्सेज़ के लिए आपको मेडिकल कॉलेज से ही बीएससी चलेगा और कहीं से नहीं चलेगा। तो पहले उन्होंने क्या किया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो उन्होंने पहले प्रॉस्पेक्टस निकाला था उनमें क्या किया था, सारे एमएससी कोर्सेज़ के लिए उन्होंने सेम क्राइटेरिया लिख दिया था। लेकिन अब 3, ए रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, बी आपका न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी एंड थर्ड कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग, इन तीनों के लिए उन्होंने किया है मैंडेटरी कि मेडिकल कॉलेज, जो कि आप कह रहे हो कि अगर नॉन मेडिकल कह लो कि अगर आप नॉन हॉस्पिटल बेस्ड इंस्टीट्यूट से आपने बीएससी डिग्री ली हुई है तो आपका एलिजिबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है सीधा सा कि अगर आप बीएससी एनेस्थीसियोलॉजी, पैरामेडिकल कोर्सेज लाइक रेडियोलॉजी, MTR, MLT ये करते हो तो ही आप ये 3 जो कोर्सेज हैं वो आप कर पाते हो। तो ये आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो पहले नहीं थी, इस बार जाकर अमेंडमेंट हुई है ना। चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम सीट्स की। तो सीट्स अगर देखो तो सीट्स सेम ही है, जैसा 2021 में था वैसे ही सीट्स इस बार भी है एम्स दिल्ली की। लेकिन एम्स दिल्ली के अलावा भी जो एमएससीज़ की सीट होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, लाइक बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटमी, तो उनमें क्या होता है, उनमें चेंजेस होते रहते हैं। कभी क्या हुआ कि वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको बुलाते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे माइंड करने वाली होती है। तो यहाँ पे तो सेम है, आप देख लो मेडिकल एनाटमी में 6 सीट्स पहले भी थी, अभी भी है, बायोकेमिस्ट्री में भी 6 है, बायोफिजिक्स में 6 है, कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग में 4 है, मेडिकल फिजियोलॉजी 6, मेडिकल फार्माकोलॉजी 6, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी 6, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में 13 एंड एम बायोटेक में 18। ये पहले 14 होती थी लेकिन सेकंड टाइम है कि 18 है। न्यूक्लियर मेडिसिन में 10 होती थी, सेकंड टाइम है कि 13 सीट्स की गई है। लेकिन कभी कभी आप देखोगे कि कहीं पे जनरल की सीट भी नहीं होती है, जैसे बहुत कम होती है अलग की तुलना में। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, जब आप देखो तो यहाँ पे होता है क्या कि स्पॉन्सर्ड इन सर्विस कैंडिडेट, इन सर्विस कैंडिडेट कोई भी एमएससी कोर्स में नहीं होता, ठीक है। इन सर्विस मतलब आप जॉब भी कर रहे हो, साथ में एमएससी भी कर रहे हो। लेकिन कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में 1 और 2 मतलब 3 सीट्स जो हैं आपके पास में इन सर्विस कैंडिडेट के लिए भी है। मतलब अगर आप एम्स में वर्किंग हो तो भी आप एमएससी कर सकते हो। जैसे आपने बीएससी कर लिया, आपको जॉब लग गया, अब आप अगर एमएससी में के साथ में आप करना चाहते हो जॉब, तो आप परसू कर सकते हो। तो वो 2 सीट्स यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। आउट ऑफ दीज सीट्स अब देखो PWD के लिए 5% कोटा होता है, तो 71 का 5% हम निकालो तो 3 के राउंड होगा। तो वो 3 सीट्स जो है वो आपको PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किया गया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो अब नाउ बात करेंगे हम यहाँ पर कि एमएससी कोर्सेज जोधपुर में कितनी सीट्स हैं। जोधपुर में आप देखो कि मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की 2 सीट मिलती है आपको इस बार 2022 में, और गोरखपुर में आपको एम्स गोरखपुर में बायोकेमिस्ट्री में 2, एनाटमी में 2, फार्माकोलॉजी में 2, फिजियोलॉजी में 2। तो ये फर्स्ट टाइम है कि गोरखपुर में आपको एमएससीज़ की 8 सीट्स मिल रही है, ठीक है। सेम वहाँ पे भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया है 5% PWD के लिए, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आओ तो इनके अलावा एम्स नागपुर में आपको बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब में 2-2 सीट्स मिल रही है। तो ये भी फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम गोरखपुर और नागपुर में एमएससीज़ के लिए सीट्स मिली हैं। इसके अलावा अगर बात करो तो एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज एंड एम बायोटेक, इन सब के लिए 1, 2 और 1 ये सीट्स जो है किन के लिए है, ये सीट्स है आपको फॉरेन कैंडिडेट के लिए। फॉरेन कैंडिडेट से हो तो उनका प्रोसीजर एम्बेसी से होता है, तो एम्बेसी से जाके आप ये सीट्स ले सकते हो। जो नीचे आपको दिखाया गया ना 2 बॉक्स है, एक ऊपर एक नीचे, जो नीचे वाला बॉक्स है वो फॉरेन कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ देखो एमएससी नर्सिंग में 1, एमएससी कोर्सेज में 2 और एम बायोटेक में 1 सीट आपको दी जाती है
फॉरेन कैंडिडेट्स, और उन फॉरेन में बहुत सारे नेपाल से आते हैं लोग, पाकिस्तान से, मतलब सार्क कंट्रीज जितने हैं उनमें से आते हैं। तो आप एम्बेसी में जाके सीधा ही एप्लीकेशन कर सकते हो, फिर आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे अकॉर्डिंग टू मेरिट, वो देखेंगे। इनका कोई एग्जामिनेशंस लेना नहीं है, लेकिन आप फॉर्म एक बार भर सकते हो, है ना। फॉर्म के लिए नहीं भरोगे तो आप एक बार एम्बेसी में जाके पता कर लेना। वैसे तो एक ही दिन बचा हुआ है, एक दिन में देखते हैं कितना कुछ कर पाते हो, है ना। तो नेक्स्ट, तो ये है लेक्चर, एक छोटा सा लेक्चर था आपके लिए, जिसमें आपको छोटा सा गाइडलाइंस मिला कि कैसे आप फॉर्म डालोगे और कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। ओके, सो गाइज़, बहुत छोटा सा लेक्चर था, बहुत दिन बाद आया क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा था लेक्चर। तो अब आपके पास लेक्चर्स पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करो पढ़ाने के लिए, तो वो उनकी थोड़ी अलग नॉर्म्स होती है कि आप फॉर्म नहीं, आप कहीं और नहीं ट्यूटरशिप कर सकते। तो उन्होंने भी यही किया था कि मेरे चैनल को भी थोड़ा सा बोला था कि वहाँ पे कम एक्टिव रहना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं आपको वीडियोज़ मिलेंगे और भर भर के मिलेंगे अब वीडियो, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द एंड लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड नेम हैज़ बीन चेंज टू आशीष अकेडमी फ्रॉम मेडिको एक्मे इंडिया। सो हैप्पी लर्निंग, थैंक यू गाइस।